जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के 215 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के पहले प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। इस श्रृंखला में 4 से 5 वीडियो बनेंगे, जिसका पहला प्रैक्टिस सेट आपकी सेवा में प्रस्तुत है। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, बीटीसी हो, या इसके अलावा अन्य बहुत सारे भी जो परीक्षाएं होती हैं उनमें इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? ये कई बार पूछा जा चुका है। ए थियोफ्रेस्टस, बी लिनियस, सी अरस्तु, डी जॉन रे। चारों में से सही क्या है वो आपको बताना है। 1-2 सेकेंड का समय आपको मिलेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में भी इसका उत्तर दे सकते हैं और आप अपने किसी कॉपी पे भी दे सकते हैं, ताकि आपको पता लग जाए आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, कहाँ कमी रह गई है जिसको सही कर लेना है। तो चलिए पहले का उत्तर बताएं। पहले का उत्तर है सी अरस्तु, है ना। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। दूसरा है, जीवन का भौतिक आधार है ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी माइटोकांड्रिया। यहाँ पे बी लिखा हुआ है, इसको आप सी कर लेंगे यहाँ पे तीसरे में, माइटोकांड्रिया। डी जीव द्रव्य। क्या सही है? जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य, डी ऑप्शन सही है। तीसरा देखते हैं, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? ए स्लाइडेन, बी रॉबर्ट हुक, सी श्वान, डी डार्विन। सर्वप्रथम कोशिका का पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने लगाया था। बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? ए माइटोकांड्रिया, बी गाल्जी उपकरण, सी केंद्रक, डी राइबोसोम। कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकांड्रिया को कहा जाता है, ए ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है? ए कोशिका भित्ति, बी पर्णहरित, सी सेंट्रियोल और डी उपरोक्त सभी। बताइए कौन सी संरचना ऐसी है जो पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है? तो देखिए, कोशिका भित्ति भी करती है, पर्णहरित भी करती है, सेंट्रियोल भी, है ना। तो इस तरीके से इस प्रश्न के लिए जो उत्तर है वह डी सही है, उपरोक्त सभी, है ना। आगे चलें, छठवां इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यह भी पूछा जा चुका है अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ए माइटोकांड्रिया, बी लाइसोसोम, सी प्लाज्मा झिल्ली, डी सेंट्रोसोम। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को, ठीक है। सातवां देखिए, डीएनए की द्विगुणित कुंडली यानी डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया? डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया वो बताना है आपको। ए वाटसन एवं क्रिक, बी कहता है स्लाइडेन एवं श्वान, सी कहता है रॉबर्ट हुक और डी कहता है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो क्या सही है? जी हाँ, पहला ऑप्शन सही है, वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक सही है। आठवां देखते हैं, डीएनए का प्रमुख कार्य है ए प्रोटीन संश्लेषण, बी कोशिकीय श्वसन, सी कोशिकीय परिवहन, डी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है वो बताना है आपको। तो इसका डी ऑप्शन सही है, आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। नवा देखिए, आरएनए पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है वो बताना है आपको। ए कोशिका झिल्ली में, बी माइटोकांड्रिया में, सी कोशिका द्रव्य में, डी
राइबोसोम में। कहाँ पाया जाता है आरएनए? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। सी सही है। आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। समसूत्री विभाजन माइटोसिस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस तरीके से कथन सत्य वाले प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही को सही मानकर निशान लगा देते हैं जल्दबाजी में, जबकि उसके अलावा भी अन्य ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, है ना। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ देखने वाली होती है वो ये होती है कि यहाँ पर क्या पूछा गया है, कथन सत्य है पूछा गया है या कथन असत्य है पूछा गया है। यह जो अंतर होता है यह भी कई बार आपके उत्तर को सही या गलत कर देता है। आप जानते होते हैं लेकिन कन्फ्यूजन में गलत हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों में यह बात ध्यान देने की होती है कि क्या पूछा जा रहा है, और सभी ऑप्शन को 1 से 2 बार जरूर आप देखा करें। तो बताइए, समसूत्री विभाजन में के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए, यह विभाजन सिर्फ कायिक कोशिका में होता है। बी कहता है माइटोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने किया था। सी कहता है इसमें मातृ कोशिका विभाजित होकर 2 समान नई संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है। और डी कहता है उपरोक्त सभी सही है। तो देखिए, माइटोसिस के बारे में अगर हम बात करें, समसूत्री विभाजन की बात करें, तो इसके लिए ऊपर के जो तीनों हैं वो तीनों ही सही हैं। इसलिए इसमें जो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी वह सही होगा, क्योंकि जो समसूत्री विभाजन होता है वो सिर्फ कायिक कोशिका में होता है। और समसूत्री विभाजन शब्द या माइटोसिस जिसको कहते हैं आप, उसका प्रयोग सबसे पहले फ्लेमिंग ने किया था। कई बार यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए कि माइटोसिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो फ्लेमिंग ने किया था। एक प्रश्न यह भी बनेगा। और इसमें मातृ कोशिका विभाजित होकर 2 समान नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है ना। तो आगे चलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये बताना है आपको। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस का पहला कहता है यह विभाजन केवल लिंगी जनन करने वाले जीवों में होता है। बी कहता है इसमें गुणसूत्र द्विगुणित से विभाजित होकर अगुणित बनते हैं। सी कहता है इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है। डी कहता है उपरोक्त सभी सही हैं। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में भी ऊपर वाले तीनों सही हैं, है ना। इसलिए इसके लिए उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलें। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? यह भी कई बार आ चुका है। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ए लैमार्क को, बी डार्विन को, सी मेंडल को, और डी कहता है अरस्तु को। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है बताइए। तो आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, सी सही है। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है, कितनी होती है वो बताना है आपको। ए 46, बी 47, सी 56, डी 57। ए सही है, 46। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, है ना। निम्न में से मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन से हैं वो बताना है आपको। हाँ, ए कहता है वर्णांधता, बी कहता है हीमोफीलिया, सी कहता है टर्नर सिंड्रोम, और डी कहता है ये सभी। तो आप जानते हैं कि जितने भी रोग दिए हुए हैं, चाहे वर्णांधता हो, हीमोफीलिया हो, टर्नर सिंड्रोम हो, ये सब मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक रोग होते हैं, है ना। तो डी ऑप्शन सही है इसमें। क्या सही है? डी सही है। लड़का पैदा होगा जब, ऐसा कब होगा? ए कहता है XX गुणसूत्र होंगे, है ना, माता पिता दोनों के XX होंगे। बी कहता है XXX गुणसूत्र होंगे। सी कहता है XY गुणसूत्र होंगे, और डी कहता है YY गुणसूत्र होंगे तब। तो सही ऑप्शन क्या है? जब XY गुणसूत्र होंगे तब लड़का पैदा होगा। 16वां देखते हैं। समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब, ए कहता है एक शुक्राणु 2 अंडाणु का निषेचन करें। बी कहता है 2 शुक्राणु 2 अंडाणु का निषेचन करें। सी कहता है एक निषेचित अंडे का 2 खंडों में विभाजन हो तथा दोनों खंड अलग हो जाएं, और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो क्या सही है 16 का? उपरोक्त सभी, है ना। ये तीनों कंडीशन में ही ऐसा होगा, है ना। आगे चलते हैं। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में ए आयरन की कमी हो जाती है, बी
रक्त का बहना बंद नहीं होता है, और सी कहता है रक्त बनता ही नहीं है, डी कहता है रक्त में श्वेत रक्त कण मृत हो जाते हैं। तो सही उत्तर क्या है वो बताना है आपको। 17वें का क्या सही होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है वो बताना है आपको। ए, आयरन की कमी हो जाती है, बी, रक्त का बहना बंद नहीं होता है, सी कहता है रक्त बनता ही नहीं है, और डी कहता है रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं मृत हो जाती हैं। तो 17 का बी ऑप्शन सही है, रक्त का बहना बंद नहीं होता है। 18 पे चलते हैं। जीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। ए कहता है यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, बी कहता है यह आनुवांशिक की इकाई है, सी कहता है यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है, और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर बताएं। जी बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी जीन के बारे में सत्य कथन है ना। 18 का डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। 19 पे देखते हैं। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया वो बताना है। ए कहते हैं जगदीश चंद्र बोस, बी कहते हैं वाटसन, सी के हिसाब से हरगोविंद खुराना, और डी रॉबर्ट ब्राउन। नाम बताइए। जी हाँ, भारतीय वैज्ञानिक थे हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना, सी ऑप्शन इसका सही है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, ये भी आ चुका है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे आप। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन थे। ए चार्ल्स डार्विन, बी लैमार्क, सी अरस्तु, और डी हरगोविंद खुराना। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन, ए ऑप्शन सही है, चार्ल्स डार्विन। आगे देखते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले आवश्यक एमिनो एसिड्स की संख्या है। मनुष्य में पाए जाने वाले आवश्यक एमिनो एसिड्स की संख्या कितनी है वो बताना है। ए कहता है 17 है, बी कहता है 19 है, सी कहता है 20 है, और डी कहता है 22 है। सही उत्तर बताएं। 20, सी ऑप्शन सही है, 20। आगे देखिए। आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। जी हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रयोग के बारे में यदि आप जानते होंगे तो ये उत्तर बहुत आसान हो जाएगा। आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग या किस पौधे का चुनाव किया था वो बताना है। ए कहता है मटर, बी के हिसाब से है डहेलिया, सी ऑप्शन कहता है सरसों, और डी कहता है गेहूं। तो बताइए। मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। किसका। मटर के पौधे का चुनाव किया था आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए। आगे चलते हैं। जैव विकास के संबंध में लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इस किताब को भी कई बार पूछा जा चुका है, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको रखेंगे आप। जैव विकास के संबंध में लिखी गई यह पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चलिए, इसके राइटर का नाम बताना है। ए ह्यूगो डी ब्रिज, बी चार्ल्स डार्विन, सी लैमार्क, डी हरगोविंद खुराना। ये चार्ल्स डार्विन की लिखी हुई किताब है। किसकी। चार्ल्स डार्विन की लिखी हुई किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बहुत फेमस किताब है, जैव विकास के संबंध में लिखी गई है। 24वां देख लीजिए। एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है। एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती वो बताना है। ए कहता है लाल पीला, बी कहता है हरा पीला, और सी कहता है लाल नीला, और डी कहता है लाल हरा। तो वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती बताएं। जी लाल हरा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, लाल हरा रंग की पहचान नहीं होती है। निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है। ए प्रोटोजोआ, बी निमेटोडा, सी एनिलिडा, डी आर्थ्रोपोडा। तो प्रोटोजोआ, ए पहला सही है ना, पहला ऑप्शन ए सही है, प्रोटोजोआ। अब 26वें प्रश्न को देखते हैं। 26वां कहता है एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं युगलिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है। एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं युगलिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है वो बताना है आपको। आर्थ्रोपोडा, बी कहता है सिलेंट्रेटा, सी कहता है एम्बिफिया,
डी कहता है प्रोटोजोआ। सही क्या है? तो देखिए, इनको प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत रखा गया है। किसके? प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत रखा गया है। 26वां का डी ऑप्शन अंतिम ऑप्शन सही है। ठीक है, अब चलते हैं 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न कहता है, निम्न में से किस जंतु में अमरत्व का गुण पाया जाता है? हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखें। निम्न में से किस जंतु में अमरत्व का गुण पाया जाता है? ए कहता है अमीबा, बी कहता है युगलिना, सी कहता है हाइड्रा और डी कहता है जोंक। क्या सही है? तो हाइड्रा, सी ऑप्शन सही है। हाइड्रा जंतु में अमरत्व का गुण पाया जाता है। निम्न में से किस जंतु को किसानों का मित्र कहा जाता है? वाह वाह, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है और बहुत आसान सा है, आप जानते भी होंगे। तो जल्दी से इसका उत्तर आप बताएंगे। ए कहता है ओबिलिया, बी कहता है केचुआ, सी कहता है हाइड्रा और डी कहता है अमीबा। किसानों का मित्र कौन सा है इसमें से? जी हाँ, केचुआ, बी ऑप्शन सही है, केचुआ। मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? ए त्वचा, बी क्लोमो, सी फेफड़ों और डी कहता है इन तीनों से। तो उत्तर होता है, देखिए मेढक में अगर श्वसन की हम बात करें तो त्वचा, क्लोमो और फेफड़ों ये तीनों से ही होता है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। 29 का डी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और इसको आप ध्यान से देखेंगे और आखिरी तक वीडियो जरूर देखेंगे और जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उनको आप अगर हल कर लेते हैं तो परीक्षाओं में किसी भी प्रश्न के छूटने की संभावना नगण्य हो जाएगी। चलिए 30वां देखते हैं, पाइला जिसको घोघा कहा जाता है। घोघा, सीपिया आदि मोलस्का संघ के जंतुओं का शरीर प्रावार से ढका होता है। जो पाइला होता है, घोघला या सीपिया, इस तरह के जो मोलस्का संघ के जंतु हैं उनका शरीर प्रवार से ढका होता है। यह प्रवार किसका बना होता है वो बताना है आपको। यह प्रवार बना होता है, ए कहता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, बी कहता है आयरन से बना होता है, सी कहता है कैल्शियम सल्फेट से बना होता है और डी कहता है सोडियम क्लोराइड से बना होता है। तो सही उत्तर क्या है? यह जो प्रवार होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ए ऑप्शन सही है। निम्न में से वास्तविक मछली है? ए स्टारफिश, बी ब्रिटल स्टार, सी हिप्पोकैम्पस और डी कहता है सी ककम्बर। वास्तविक मछली है हिप्पोकैम्पस। क्या है? हिप्पोकैम्पस, सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। मेढक किस वर्ग का जंतु है? ये आपको बताना है। मेढक किस वर्ग का जंतु है? ए आस्ट्रिकथीज, बी एम्बिफिया, सी सरीसृप, डी कॉन्ड्रिक्थीज। किस वर्ग के अंतर्गत इसको रखा गया वो आपको बताना है। तो क्या सही होगा उत्तर इसका? एम्बिफिबिया। क्या? एम्फीबिया, सॉरी एम्फीबिया। मेढक एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। 32 का बी सही है। स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। ए 2, बी कहता है 3, सी कहता है 4, डी कहता है 5। स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है बताना है आपको। तो 4 कोष्ठ का होता है। सी ऑप्शन सही है, 4 कोष्ठ का होता है स्तनियों का हृदय। डी 34वें चले। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? जी हाँ, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है वो बताना है आपको। ए कहता है भैंस, बी कहता है बकरी, सी मनुष्य और डी व्हेल। तो बकरी, सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? बकरी में, है ना। बी ऑप्शन इसका सही है। आगे चलें। हाँ, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? यह भी पूछा जा चुका है भाई, तो आप बताएंगे इसको। बहुत आसान सा है। ए नाक से, बी त्वचा से, सी गिल से और डी कहता है मुंह से। किस अंग से सांस लेती हैं? बहुत सही ऑप्शन, बहुत सही उत्तर है आपका, गिल से लेती हैं। सी सही है, वेरी गुड। 36वां देखते हैं। रेशम उत्पन्न करने वाला कीट है? ए बॉम्बिक्स मोराई, बी एपिसेंडिका, सी लैसीफर और डी कहता है उपरोक्त सभी। रेशम उत्पन्न करने वाला कीट कौन सा है वो आपको बताना है। तो उस कीट का नाम है बॉम्बिक्स मोराई। ए ऑप्शन सही है, यह भी पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं।
विश्व में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है? ए प्रोटोजोआ, बी आर्थ्रोपोडा, सी हेमिकार्डेटा और डी कहता है इकाइनोडर्मेटा। विश्व में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ क्या है वो बताना है आपको। आर्थ्रोपोडा संघ विश्व में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है, बी ऑप्शन सही है। चलते हैं 38वें प्रश्न की ओर। सबसे बड़ा स्तनधारी है, सबसे बड़े स्तनधारी की बात पूछी जा रही है। ए कहता है हाथी, बी कहता है डॉल्फिन, सी कहता है मनुष्य और डी कहता है ब्लू व्हेल। सबसे बड़े स्तनधारी की बात हो रही है, ब्लू व्हेल, डी ऑप्शन सही है, वेरी गुड। 39 पे चलते हैं। पक्षियों के पंख उसके किस अंग का रूपांतरित भाग हैं? पक्षियों के पंख उसके किस अंग का रूपांतरित भाग हैं वो बताना है आपको। आपके पास जो उत्तर हैं, ऑप्शन है वो हैं ये। ए कहता है अग्रपाद, बी कहता है गर्दन, सी कहता है पश्चपाद, डी कहता है किसी का नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही है, अग्रपाद, है ना। पक्षियों के पंख उसके अग्रपाद का रूपांतरित भाग हैं, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी क्या है वो बताना है। ए एमू, बी कीवी, सी हमिंग बर्ड और डी गौरैया। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, 40वां और आज के वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। बताइए विश्व का सबसे छोटा पक्षी क्या है? जी हाँ, हमिंग बर्ड, है ना। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट श्रृंखला 215 प्रश्नों तक चलेगी। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल होंगे, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, कोई भी प्रैक्टिस सेट आपसे मिस ना हो। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। और अगर अभी आपने कंप्यूटर्स का प्रैक्टिस सेट, भौतिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट, रसायन विज्ञान का प्रैक्टिस सेट हल नहीं किया है तो उसके साथ साथ अन्य बहुत सारे वीडियोज़ के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं। वहाँ पर क्लिक करके आप उस प्रैक्टिस सेट को भी हल कर सकते हैं और अन्य बहु उपयोगी वीडियोज़ को देख भी सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।